यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। अब आगे तभी वंश की दादी के फोन पर किसी का फोन आता है, जिसे देखकर दादी की सांसें रुक गई। दादी को डरा हुआ देखकर वंश की मां ने कहा, क्या हुआ मां, किसका कॉल है जिसे देखकर आप डर गई? दादी ने डरती हुई आवाज में कहा, राजन की बुआ का। जैसे ही दादी ने यह कहा, सभी के मुंह से निकला, क्या? वहीं बगल में बैठे वंश के डैड राजन जी ने कहा, माँ, बुआ जी क्यों फोन कर रही है? उठाए, बात तो करनी पड़ेगी। फोन उठाने में जरा सी देर हुई तो वो आपको सुनाने लगेंगी। दादी ने डरते डरते फोन उठाकर हेलो बोला। सामने से आवाज आई, क्यों सावित्री, ऐसा क्या काम कर रही थी जो फोन उठाने में इतनी देर लगा दी? तूने की फोन उठाना ही नहीं चाहती थी? दादी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो तो मैं कहीं बिजी थी। आप जानती हैं, शादी का घर है तो बिजी तो होते हैं। वो सब छोड़िए, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने तुझे इसलिए फोन किया है कि मैं कल आ रही हूँ। एकदम से दादी के मुंह से निकला, क्या इतनी जल्दी? बुआ जी ने कहा, क्या कहा तूने? दादी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो कहने का था दीदी, आपने बहुत अच्छा किया जो इतनी जल्दी आ रही हैं। आप साथ में रहेंगी तो हम सारे काम आसानी से कर पाएंगे। आ जाए, हम सब आपका इंतजार करेंगे। बुआ जी ने कहा, हाँ ठीक है, राजन से कह देना कि मुझे एयरपोर्ट पर लेने पहुंच जाएगा। मैं शाम को 7 बजे तक पहुंच जाऊंगी, समझी? चल रखती हूँ। जी दीदी, राजन से कह दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे कहकर दादी फोन रख दिया और सबसे कहा, राजन की बुआ आ रही है आज शाम को। न जाने अब क्या क्या तमाशे होंगे। राजन बेटा, आज शाम को 7 बजे तुम्हारी बुआ की फ्लाइट है, चले जाना और गलती से भी भूल मत जाना, नहीं तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और संग में मेरे भी। तभी सिम्मी ने कहा, दादी, ये तो वही बुआ जी है ना जो एकदम मुंह फट है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती हैं। अगर उन्होंने जानवी भाभी के परिवार के सामने कुछ ऐसा बोल दिया तो? दादी ने कहा, इसी बात का तो डर है मुझे, क्या ही कर सकते हैं, आने से रोक भी तो नहीं सकते। तभी वंश के डैड ने कहा, आप चिंता में कीजिए माँ, मैं चला जाऊंगा। और रही बुआ जी के मुंह फट होने की बात, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनको जैसा बोलना है वो बोलकर ही रहेंगी। वंश के डैड ने खड़े होते हुए कहा, चलिए माँ, मैं चलता हूँ। दादी ने कहा, ठीक है बेटा, ध्यान से चले जाना उसको लेने, नहीं तो ना जाने आकर क्या तमाशा करेगी। जी माँ, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वंश के डैड ऑफिस के लिए निकल गए। तभी वंश की मॉम ने दादी से कहा, माँ, कल बुआ जी आ रही है तो खाने में आज क्या बनवाऊं? दादी ने कहा, कुछ भी बनवा ले, पर हाँ जो भी बनाना बिना प्याज का बनाना, वो प्याज नहीं खाती। ठीक है माँ, बिना प्याज का ही बनवा दूंगी, मैं जाकर खाने की तैयारी देखती हूँ। ऐसा कहकर वंश की मॉम चली गई। तभी सिम्मी ने दादी को चिढ़ाते हुए कहा, दादी के पास आई और बोली, दादी, अब तो आपकी खैर नहीं, बुआ आ रही है और बुआ जी आपको चैन से जीने नहीं देंगी। वैसे भी उनका खौफ आपके चेहरे पर अभी से नजर आ रहा है। दादी ने सिम्मी से कहा, अच्छा बताऊं तेरे को अभी, चल भाग यहाँ से। सिम्मी ने हंसते हुए दादी को प्यार से गले लगा लिया और बोली, ओ मेरी प्यारी दादी, आपको है ना डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक आपकी सिम्मी है, आने दो बुआ जी को, मैं उनको आपसे कुछ भी कहने नहीं दूंगी। ऐसे नहीं कहते हैं, वो हमसे बड़ी है ना, तुम कुछ नहीं कहोगी। चलो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, अभी हम बाजार के लिए निकलते हैं। शाम को तुम्हारी बुआ जी आ जाएंगी और वो फिर नहीं जाने देंगी। सिम्मी की दादी ने कहा, चलिए ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए सिम्मी अपने रूम की तरफ चली गई। शाम के 6 बज चुके थे। दादी, सिम्मी और वंश की माँ कई सारे बैग लेकर घर में घुसी ही थी और बैग को हाथ में लिए हुए सिम्मी ने कहा, माँ, आज तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली हमने और भाभी को भी सब चीज पसंद आए। वंश की माँ ने कहा, हाँ शॉपिंग तो अच्छी हो गई, अब बस बुआ जी आने वाली है, उसी की तैयारी में लगना है। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो लो। माँ, आप चाय पियेंगी? वंश की माँ ने दादी से पूछा। दादी ने कहा, नहीं, अब तो तुम्हारी बुआ को ही आने दो, उनके साथ पीऊंगी। तू ये सब छोड़, जा सारा सामान जाकर ऊपर वाले कमरे में रख दे, नहीं तो तेरी बुआ देखेगी ना तो 10 तरीके की कमियां निकालेगी इन्हीं में। वंश की माँ ने कहा, जी माँ, मैं अभी रखवा देती हूँ। देखते ही देखते अब 7 बज चुके थे। वंश की माँ ने घर के नौकरों से कहा, खाना शुद्ध बनाना है, बिना कोई प्याज लहसुन का, कुछ तो नहीं है ना इसमें? बुआ जी बिल्कुल भी प्याज नहीं छूती है। जाओ, जाकर बाकी तैयारी देखो। वंश की माँ दादी के पास आई और बोली, माँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस इंतजार बुआ जी का है। और माँ, मैंने आपके बगल वाला रूम बुआ जी के लिए रेडी कर दिया। उनको ऊपर वाला रूम नहीं दे सकती थी क्योंकि उनको चढ़ने उतरने में तकलीफ होती, इसलिए मुझे वही रूम देना पड़ा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दादी ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तभी बाहर से आवाज आई, सावित्री, ओ सावित्री, न जाने कहाँ छुप कर बैठी है, मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी तक नहीं हुई। एक बार सोचा भी नहीं कि नंद आ रही है, उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ी रहूं। बहुत कमकोस हो गई है ये सावित्री। ऐसा कहते कहते बुआ जी अंदर आई। बुआ जी की आवाज सुनकर सावित्री दादी और वंश की मां एक दूसरे को देखने लगी और सावित्री दादी ने कहा, लो आ गई, बाहर से बोलती बोलती आ रही है।
बुआ जी जब अंदर आए तो सावित्री दादी ने बुआ जी से कहा, हाँ दीदी आइए। ऐसा कहते सावित्री दादी बुआ के पास गई, उनके गले मिलते हुए बोली, दीदी कैसी हैं आप, हम सब कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए। वंश की मां ने बुआ जी के पैर छुए और उनसे बोली, बुआ जी आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा, आइए बैठिए आराम कीजिए। बुआ जी ने कहा, अरे बहू कहाँ आराम, शादी वाला घर है, बहुत से काम होते हैं, अब आराम तो शादी के बाद ही आएगा। तू ये बता हमारे वंश की दुल्हनिया कैसी है, फोटो तो दिखाओ उसकी। वंश की मां ने कहा, जी बहुत प्यारी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप पहले आराम कीजिए। तभी घर का सर्वेंट पानी लेकर आता है और बुआ जी को देता है। बुआ जी उस सर्वेंट से कहती है, हाँ अब मैं आ गई हूँ, अब देखूंगी तुम्हें, कोई भी काम में काम चोरी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। बुआ जी की बात सुनकर वंश की दादी और वंश की मां एक दूसरे को देखने लगी। तभी वंश के डैड ने कहा, जो बुआ जी को लेकर आए थे, माँ मैं भी ऑफिस जाता हूँ, कुछ काम है आज ऑफिस में, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दादी ने कहा, अच्छा बेटा तू जा, 9 बजे तक जरूर आ जाना, इससे ज्यादा लेट मत होना। जी माँ। ऐसा कहते हुए वंश के डैड ऑफिस से निकल गए। तभी अपनी रूम से सिम्मी भी नीचे आ गई और बुआ जी को नमस्ते करते हुए बुआ जी से बोली, बुआ जी कैसी हैं आप। सिम्मी को देखकर बुआ जी बोली, तू तो बहुत बड़ी हो गई है, अब 1-2 साल में तेरे भी शादी करनी होगी, क्यों सावित्री ढूंढना शुरू कर दे इसके लिए लड़का। सावित्री दादी ने कहा, दीदी अभी तो ये पढ़ रही है, इसको तो अभी देर है। अरे तो कब तक पढ़ती रहेगी, शादी टाइम से हो जाए तो ही अच्छा है, अपने ससुराल जाकर काम ही तो करना है, इसमें पढ़ाई का क्या काम। तभी सिम्मी कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही उसकी मां ने इशारा करते हुए उसे चुप करा दिया। दादी ने सिम्मी से कहा, सिम्मी बुआ जी को जानवी की फोटो तो दिखाओ। बुआ जी ने कहा, हाँ दिखाना, मैं भी तो देखूं कैसी बहू लाई है सावित्री। सिम्मी ने जब बुआ जी को जानवी की फोटो दिखाई तो फोटो देखकर बुआ जी ने कहा, बहू तो बहुत सुंदर है पर थोड़ी पतली लग रही है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ आकर मोटी हो ही जाएगी, उनके घर पर कहाँ इतना खान पान होगा, जैसा खान पान है वैसे ही सेहत है, कोई बात नहीं, यहाँ का खान पान लगेगा तो अपने आप सही हो जाएगी, क्यों सावित्री। बुआ जी की ऐसी बात सुनकर सिम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बुआ जी के हाथ से फोन लेकर अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए सिम्मी अपने रूम में चली गई। तभी सावित्री दादी ने बुआ जी से कहा, दीदी उनके घर पर खान पान की कोई कमी नहीं है, जानवी के पापा ने आज तक जानवी को कोई भी कमी नहीं होने दी है, बहुत अच्छे खानदान से हैं ये लोग, वैसे भी आजकल की लड़कियां तो फिट रहना ही पसंद करती हैं। बुआ जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे। वंश की मां ने बात पलटते हुए कहा, बुआ जी आपके लिए आज बिना प्याज का शुद्ध देसी घी में आपका फेवरेट खाना बनाया गया है, आप जाइए अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। बुआ जी ने उठते हुए कहा, हाँ चल ठीक है, कौन सा रूम है मेरा। वंश की मां ने बुआ जी को रूम बताते हुए कहा, माँ के साइड वाला रूम, आपका सारा सामान वहीं रखवा दिया गया है, आप जाकर फ्रेश हो जाइए। बुआ जी जैसे ही अपने रूम में गई, सावित्री दादी ने वंश की मां से कहा, देखा बहू कितनी मुंहफट है, बोलने से पहले एक बार नहीं सोचती, मुझे तो डर है कि जानवी के परिवार वालों के सामने कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। वंश की मां ने कहा, हाँ कह तो सही रही है माँ, पर क्या ही कर सकते हैं। वहीं जानवी के घर जानवी के बाबा ऑफिस से आए और जानवी उनका बैग लेते हुए बाबा को पानी देते हुए बोली, बाबा कैसा रहा आज का दिन। जानवी के बाबा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम बताओ कैसी रही तुम सबकी शॉपिंग, क्या क्या खरीदा। जानवी ने कहा, शॉपिंग तो बहुत अच्छी रही बाबा, और बहुत कुछ खरीदा है, पहले आप आराम कर लीजिए और खाना खा लीजिए, फिर हम आराम से बैठकर आपको सब दिखाएंगे। जानवी की दादी ने जानवी के बाबा से कहा, बेटा गहनों की शॉपिंग तो आज हो गई, कल जाकर कपड़े भी ले आएंगे, तू बता तूने अपने ऑफिस में सबको कार्ड दे दिया ना। जानवी के बाबा ने कहा, जी माँ सबको कार्ड चला गया, अब बस कुछ मोहल्ले वाले रह गए हैं, बाकी सभी को कार्ड पहुंच चुके हैं। दादी ने कहा, चलो अच्छा है, जा तू जाकर हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खाने बैठ, सुबह से तू भी बहुत थक गया होगा। जी माँ मैं जाता हूँ। ऐसा कहते हुए जानवी के बाबा चले गए और दादी ने जानवी से कहा, जा जानवी अपनी माँ से कह दे सबका खाना लगा देगी। जी दादी अभी जाती हूँ। ऐसा कहते हुए जानवी रसोई की तरफ चली गई। रसोई में जाकर अपनी माँ से बोली, माँ खाना लगा दीजिए, बाबा आ गए हैं, लाइए मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। जानवी की माँ ने जानवी को रोकते हुए कहा, नहीं तू रहने दे, तू अब कुछ ही दिन है यहाँ, तू आराम कर, ससुराल जाकर तुझे बहुत काम करना है, बहुत जिम्मेदारियां निभानी है। जानवी ने कहा, तो क्या हो गया, मैं ससुराल में भी कर लूंगी और यहाँ भी कर लूंगी, आखिर सिखाया तो आपने ही है ना मुझे, तो आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, ये तो गलत बात हुई ना, जिसने सिखाया उसी की हेल्प नहीं करूँ, लाइए मैं कर देती हूँ। जानवी की माँ ने कहा, बहुत जिद्दी है तू, अच्छा ले जा, जाकर ये सब्जियां बाहर रख कर आ। जानवी ने सब्जियों का पतीला लिया और बाहर रखकर वापस किचन में आई और अपनी माँ से बोली, ये तो हो गया, और बताइए। जानवी की माँ ने कहा, और अब जाकर आप चुपचाप से वहां बैठ जा, बाकी सब मैं कर लूंगी, जा भाग जा। अच्छा ठीक है, जाती हूँ, और आप भी जल्दी से आ जाए, सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। जानवी ने अपनी माँ से कहा और बाहर आकर बैठ गई। खाना लग चुका था, सभी बैठकर खाना खा रहे थे। जानवी ने माँ से कहा, माँ वाकई आपके हाथ के खाने का कोई जवाब ही नहीं, मजा आ गया माँ। जानवी के बाबा ने कहा, यह तो सही रही है बिल्कुल, जानवी तुम्हारे हाथों में तो जादू है, खाना बहुत स्वाद बना है।
तभी जानवी की दादी ने कहा, ऐसा ही खाना तुझे उन्हें बनाकर खिलाना है। याद रखना, अगर तेरे हाथों में स्वाद रहेगा ना तो सभी घर वाले तेरे से बहुत खुश रहेंगे। और हाँ, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। जानवी ने कहा, क्या सच में? पर ऐसा तो मुझे आज तक पढ़ाया नहीं गया। जानवी की बात सुनकर सभी हंसने लगे और जानवी के बाबा ने कहा, बेटा ये कहावत है। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं मैंने गलत पढ़ाई तो नहीं कर ली। फिर ठीक है। वही वंश और वंश के डैड अब घर आ चुके थे। जब दादी ने आते हुए देखा तो कहा, आ गए तुम लोग। तुम्हारी बुआ जी कब से तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम आओगे तभी खाना खाएंगे। चलो आ जाओ, फ्रेश हो आओ, फिर आकर खाना खा लो। तभी बुआ जी भी अपने रूम से आ गई और वंश को देखकर वंश के पास गई और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, कितना बड़ा हो गया है तू, यकीन ही नहीं होता कि तेरी शादी में आई हूँ। वंश ने बुआ के पैर छूते हुए बोला, कैसी है बुआ जी आप? बुआ जी ने कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ और खाना खाने बैठ जाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जी बुआ जी, अभी जाते हैं, आप जब तक डाइनिंग टेबल बैठिए, हम अभी आते हैं। ऐसा कहते हुए वंश के डैड और वंश अपने अपने रूम में चले गए। वंश ने बुआ के पैर छूते हुए बोला, कैसी है बुआ जी आप? बुआ जी ने कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ और खाना खाने बैठ जाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जी बुआ जी, अभी जाते हैं, आप जब तक डाइनिंग टेबल बैठिए, हम अभी आते हैं। ऐसा कहते हुए वंश के डैड और वंश अपने अपने रूम में चले गए। अब आगे वंश और वंश के डैड के आने के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी बुआ जी ने वंश के डैड से कहा, क्यों राजन, शादी की सभी तैयारियां अच्छे से हो गई ना, कुछ बाकी तो नहीं रहा? वंश के डैड ने कहा, नहीं बुआ जी, सब कुछ हो चुका है, बस सबको कार्ड देना बाकी है, वो भी कल तक सारे बच जाएंगे। आप बताइए बुआ जी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बुआ जी ने कहा, अरे दिक्कत क्या होनी थी, फ्लाइट में चढ़ी, यहाँ पहुंच गई, वहां से तू लेने आ ही गया था, आराम से आई हूँ। अब तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूं ना, सब देख लूंगी। ये सावित्री तो कामचोर हो गई है। बुआ जी की बात सुनकर सिम्मी की हंसी छूट गई। तभी सिम्मी की मां ने उसे आंखें दिखाते हुए चुप कराया। तभी बुआ जी ने उठते हुए कहा, चलो भाई मेरा खाना तो हो गया, अब मैं जाती हूँ सोने, थक गई हूँ, कल सुबह उठकर सब तैयारी भी देखनी है। ऐसा कहकर बुआ जी अपने कमरे में चली गई। देखते ही देखते 10 दिन और निकल गए। अब शादी में केवल 5 दिन बचे थे। कुछ छोटी मोटी रस्में पूरी भी हो चुकी थी, सभी कार्ड बन चुके थे। वही वंश हॉल में बैठकर अपनी ऑफिस के कुछ फाइल देख रहा था। तभी उसकी मां ने वंश से कहा, वंश बेटा, अभी काम छोड़ दो और तुम्हारी शादी आ गई है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। ये बताओ, तुम्हारे सारे शादी के आउटफिट रेडी है ना? वंश ने फाइल में देखते हुए कहा, हाँ माँ, सब रेडी है, और अभी कौन सा कोई मेहमान आए हैं, तब तक तो मैं काम कर ही सकता हूँ ना, और वैसे भी शादी में 5 दिन है, तब तक तो मैं बहुत काम कर लूंगा। तभी वहाँ दीप भी आ जाता है। दीप आते ही वंश और वंश की माँ की बातें सुनकर बोला, आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका काम ना अब मैं पूरा करवाता हूँ। मेरी शादी पर भी काम में लगा पड़ा था, और खुद की शादी है तो भी देखो काम में लगा हुआ है। अरे तेरी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, थोड़ा आराम कर, थोड़ी बैचलर लाइफ जी, उसके बाद बीवी के आने के बाद बेटा बीवी का गुलाम बन के रहना पड़ता है, और तू मेरी हालत देख ले। दीप को देखकर वंश की माँ ने कहा, आओ बेटा, अब तुम ही समझाओ अपने दोस्त को, वैसे अनिका नहीं आई? दीप ने वंश की माँ के पैर छूते हुए कहा, नहीं आंटी जी, उसको तो मैं पार्लर छोड़ कर आया हूँ, पार्लर में फेशियल वगैरह करा रही थी, तब तक मैं यहाँ आ गया। बताइए मेरे लिए कुछ काम हो तो? वंश की माँ ने कहा, तुम्हारे लिए एक ही काम है कि अपने इस दोस्त को थोड़ा समझाओ, इसे थोड़ा शादी पर ध्यान दे, थोड़ा काम को साइड में रखे, काम तो पूरी जिंदगी होते रहेंगे, शादी तो एक ही बार होती है ना। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने, इसको तो मैं अच्छे से समझाता हूँ। दीप ने वंश की माँ से कहा। दीप ने वंश के हाथ से फाइल खींचते हुए और बंद करके साइड में रख दी और बोला, तू बता क्यों आंटी को तंग कर रहा है? उन्होंने बोला कि अपनी शादी पर ध्यान दे, तो शादी पर ध्यान देना, ये काम तो होते रहेंगे, और तू चिंता मत कर, ये सारे काम मैं संभाल लूंगा, तू सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दे, और जा पार्लर वार्लर जा, फेशियल करवा, तेरी शादी है भाई। वंश ने कहा, तू ये सब छोड़, कल सिद्धार्थ आ रहा है ना, मैंने उसे कार्ड भिजवाया दिया था, और उसने मुझसे कहा भी था कि वह आएगा, कब तक आएगा वैसे वो? दीप ने कहा, यार वो तो शायद ही आएगा। वंश ने कहा, शायद क्यों? पहले तो कह रहा था कि वह आएगा, अब क्यों आने से मना कर रहा है? तभी वंश की माँ ने भी कहा, हाँ बेटा, उसको बोलो, उसको तो जरूर आना है। दीप ने कहा, वो जरूर आता, पर उसकी मॉम की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, वो अस्पताल में भर्ती है, इसी वजह से वो नहीं आ सकता। दीप की माँ ने कहा, वो अब तो ठीक है ना, कुछ ज्यादा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? दीप ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आंटी, बस थोड़ी बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, बाकी सब नॉर्मल है। चलो चलो कोई नहीं, पर उससे कहना जब भी इसकी मॉम ठीक हो तब हमसे मिलने जरूर आए, अपनी मॉम को भी लेकर आएगा, नहीं तो हम उससे नाराज हो जाएंगे। चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारी चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर वंश की माँ चली गई। तभी वंश ने कहा, सिद्धार्थ होता तो और मजा आता, खैर क्या ही कर सकते हैं। दीप ने कहा, तू ये सब छोड़, तू ये बता, जानवी से बात हुई थी? वंश ने दीप से नजर चुराते हुए कहा, नहीं, क्या ही बात करनी थी उससे? हद कर दी तूने, तेरी उससे शादी होने वाली है और तुम लोग बात ही नहीं करते हो, न जाने आगे जाकर क्या ही करोगे। दीप ने कहा, वही जानवी के घर शादी की तैयारी चल रही थी, जानवी के बाबा मिठाई की डब्बों को रखवा रहे थे और मिठाई लेकर आने वालों से कह रहे थे, संभाल के रखिए, कहीं कोई डब्बा गिर ना जाए, लाइए इधर रख दीजिए।
तभी वहां जानवी भी आ जाती है। जानवी ने बाबा से कहा, बाबा मैं कुछ करवाऊं? जानवी के बाबा ने कहा, तू रहने दे, तेरी शादी है, तू जाकर आराम कर, जितना आराम करेगी ना उतना अच्छा है। जानवी ने कहा, माँ से बोलो तो माँ कहती है आराम कर, आपसे बोलूं तो आप कहते हो आराम कर, मैं कितना आराम करूं भाई, मुझे और आराम नहीं करना, एक तो काम करने नहीं देते, ऊपर से आराम करने को कहते हो, जब काम ही नहीं करूंगी तो थकावट किस बात की होगी मुझे? जानवी के बाबा ने कहा, अच्छा बाबा, आराम मत कर लेकिन जाकर अपनी सब तैयारी तो देख ले, तेरा सारा सामान आ गया ना, कहीं कुछ रह ना जाए। जानवी ने कहा, मैंने सब देख लिया है बाबा, सब कुछ आ चुका है, माँ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बल्कि एक्स्ट्रा ही दिलवा दिया है सब कुछ। एक सेकंड बाबा, आपने कपड़े लिए? जानवी के बाबा ने कहा, अरे मुझे कपड़े लेने को क्या जरूरत है, मेरे पहले वाले ही पड़े हैं वही पहन लूंगा, अभी बहुत अच्छे हैं। बाबा, हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो और अपने लिए एक जोड़ी कपड़े तक नहीं लिए, हमारी जरूरत पूरी करने से आपको फुर्सत मिले तो तभी आप अपनी जरूरत पूरी करोगे। जानवी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। जानवी के बाबा ने कहा, अरे मेरे पास बहुत कपड़े हैं जो मैंने एक दो बार ही पहने हैं, उनको फिर मैं कब पहनूंगा, तू चिंता मत कर, मैं वही पहन लूंगा और देखना बहुत अच्छा लगूंगा तेरी शादी में। ऐसा कहकर जानवी के बाबा वहां से चले गए। जानवी ने अपने मन में सोचते हुए बड़बड़ाई, बाबा ऐसे तो नहीं मानेंगे, बाबा के लिए कपड़े ना मुझे खुद लेकर आने होंगे, आज ही जाती हूँ और बाबा के लिए अच्छे से कपड़े लेकर आती हूँ। बाबा हमारी जरूरत कितना ध्यान रखते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं करते, इसलिए बाबा के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा। चल जानवी, लग जा काम पर। जानवी अपनी माँ के पास आई जो किचन में काम कर रही थी। अपनी माँ से बोली, माँ मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। जानवी की माँ ने कहा, मार्केट? अब क्या रह गया है, जो सब कुछ तो आ गया है, मार्केट क्या करने जा रही है तू? बाबा के लिए कपड़े लेने। देखिए ना माँ, बाबा ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया और हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे, इसलिए बाबा के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ। बाबा खुद तो जाएंगे ही नहीं और अगर बाबा को पता लगा तो मुझे भी नहीं जाने देंगे, इसलिए आप बाबा को कुछ मत बताना, ठीक है? जानवी की माँ ने कहा, अच्छा नहीं बताऊंगी लेकिन थोड़ी देर रुक, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, अकेले मत जा। जानवी ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाए। और हाँ माँ, बाबा की साइज का कोई कुर्ता वगैरह रख लेना ताकि हमें साइज की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ठीक है, तू बाहर जा, मैं अभी आती हूँ, जानवी की माँ ने कहा। जानवी बाहर खड़ी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। जैसे ही जानवी की माँ आई, जानवी ने माँ से कहा, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, चलिए देर हो रही है वरना बाबा आ गए ना तो हमें जाने ही नहीं देंगे। जानवी की माँ ने कहा, हाँ कुछ काम कर रही थी इसलिए लेट हो गई, चल अब जल्दी चल। ऐसा कहकर जानवी की माँ और जानवी दोनों बाजार के लिए निकल गए। तभी जानवी के बाबा आए और जानवी की दादी से पूछने लगे, माँ ये जानवी और जानवी की माँ किधर गई है, नजर नहीं आ रही? दादी ने कहा, क्या पता, मैं तो पड़ोस में गई थी, आकर देखा तो दोनों ही नहीं थी, आती ही होंगी अभी, किसी काम से गई होगी बाजार। जानवी के बाबा ने कहा, चलो ठीक है। जानवी के बाबा जानवी के दादी के पास बैठकर बोले, माँ हमारी जानवी चली जाएगी तो ये घर कितना सुना हो जाएगा ना, जब डेली ऑफिस से आया करूंगा तो ये पूछने वाला कोई नहीं होगा कि पापा आपका दिन कैसा गया, मेरे बैग को कोई चेक करने वाला नहीं होगा कि बाबा आज क्या लेकर आए। पता ही नहीं चला माँ, हमारी जानवी कब इतनी बड़ी हो गई, ऐसा लगता है कल ही तो उसे उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया था, आज उसका हाथ वंश के हाथ में देने जा रहा हूँ। जानवी की दादी ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है बेटा, वक्त का कुछ पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी जल्दी समय निकल जाता है, पर बेटी को एक न एक दिन तो अपने ससुराल जाना ही होता है। कौन अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग करना चाहता है, पर जिंदगी का दस्तूर ही यही है जो हर किसी को अपनाना ही होता है। जानवी के बाबा ने कहा, हम। तभी जानवी और जानवी की माँ भी आ गए। उन्हें देखकर दादी ने पूछा, अरे तुम दोनों कहाँ चली गई थी, बताकर भी नहीं गई, कुछ सामान रह गया था क्या जो लेने गई थी? जानवी ने अपने बाबा के पास आई और बोली, हाँ दादी, सामान तो रह गया था और बहुत इंपॉर्टेंट, बाबा के कपड़े जो बाबा तो कभी खरीदने नहीं जाते, इसलिए हम ही लेकर आ गए। जानवी के बाबा ने कहा, अरे मैंने तुझे मना तो करा था, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, फिर तूने क्यों कपड़े लिए? बेटा मेरे पास बहुत पड़े हैं। जानवी ने कहा, सब लोगों ने नए नए कपड़े पहन रखे होंगे और आप अपने पुराने कपड़े पहने खड़े रहोगे, आपकी जानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, चलिए ये लीजिए और इसको पहन के दिखाइए कि कैसा लगता है। जानवी के बाबा ने अपने कपड़े देखकर बोला, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, चल ठीक है पहनता हूँ। जानवी के बाबा ने जैसे ही कपड़े पहने, जानवी के बाबा को देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई और जानवी ने खुशी से कहा, क्या बात है बाबा, एकदम हीरो लग रहे हो, क्यों माँ? जानवी की माँ ने कहा, जानवी बिल्कुल सही कह रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। तभी जानवी की दादी ने कहा, मेरा बेटा बहुत ही सुंदर लग रहा है, आखिर उसकी बेटी जो उसके लिए कपड़े लाई है। जानवी के बाबा जानवी को प्यार से गले लगाते बोले, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे कपड़े के लिए, वैसे कितने के हैं ये? जानवी ने कहा, ज्यादा महंगे नहीं है, सिर्फ यही कुछ 1 लाख के। जानवी के बाबा ने हंसते कहा, अच्छा 1 लाख के, हाँ ये तो सस्ते हैं। सभी लोग हंसने लगे। जानवी के बाबा ने कहा, चल अब सच सच बता, कितने के हैं? जानवी ने कहा, अरे बाबा ज्यादा महंगी नहीं है, आप कपड़े देखिए ना, पैसे क्यों देखते हैं, आप जब भी कोई हमारी चीज लाते हैं तो हम आपसे कोई पैसे पूछते हैं, नहीं ना तो आप क्यों हमसे पूछ रहे हैं? अच्छा बाबा ठीक है मत बता, ये इन कपड़ों को संभाल के रख दे, तेरी शादी पर पहन लूंगा। जानवी के बाबा ने कपड़े उतारते हुए कहा। तभी जानवी के फोन पर अनिका का फोन आ जाता है। अनिका का फोन आते हुए जानवी खुश हो जाती है और फोन उठाते ही बोली, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी।
अनिका ने जानवी से कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता शादी की तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी तो बहुत अच्छी लग रही है और सभी तैयारियां हो चुकी है। आप बताइए आप कब आ रही हैं यहाँ। अनिका ने कहा, मैं वहाँ आके क्या करूंगी, जब तुम यही आओगे तो। अब वैसे भी 1-2 दिन में तुम तो वैसे भी आने वाले हो, यहीं से शामिल हो जाऊंगी तेरी शादी में। जानवी ने कहा, क्यों नहीं आओगे यहाँ, अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अनिका ने कहा, जानवी प्लीज समझने कोशिश कर, मैं अभी नहीं आ सकती, पर तू चिंता मत कर, यहाँ पर तेरी शादी में खूब एंजॉय करूंगी। जानवी करने कहा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन हम वहाँ आएंगे ना उसी दिन से आप हमारे साथ रहेंगी, समझी। अनिका ने कहा, प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तू ये सब छोड़, ये बता तूने वो ले ली क्या। जानवी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, वो क्या। अरे वो जो तू अपनी फर्स्ट नाइट पर पहनेगी, हॉट नाइटी। अनिका ने जानवी से कहा। अनिका की बात सुनकर जानवी को एकदम से हिचकी आ गई और वो अपने घर वालों को देखने लगी और सभी घर वाले उसे देखने लगे। तभी उसकी माँ ने जानवी से पूछा, क्या हुआ जानवी। जानवी ने फोन होल्ड करते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, मैं अभी आती हूँ, यहाँ आवाज नहीं आ रही। जानवी अपने रूम में गई और अनिका से बोली, दीदी आप ये क्या कह रही है, मैंने कोई नाइटी नहीं ली और ना ही मैं ले रही हूँ। अनिका ने जानवी से कहा, क्यों नहीं ले रही, सभी खरीदते हैं, मैंने भी खरीदी थी और तू भी खरीद ले, समझी। और अगर तूने नहीं लिया ना तो मैं यहीं से तेरे लिए खरीद लूंगी। तू एक काम कर, तू रहने दे, तू लेकर भी आएगी ना तो वो औरतों टाइप की ले आएगी। मैं यहीं से तेरे लिए ना एक हॉट सी नाइटी खरीदूंगी, जिसे पहनकर जब तू वंश के सामने आएगी ना तो वंश अपने आप को रोक नहीं पाएगा। अनिका की बात सुनकर जानवी शर्म से पानी पानी हो गई और अनिका से बोली, दीदी आप ऐसी बातें करेगी ना तो मैं फोन रख रही हूँ। ऐसा कहकर जानवी ने फोन काट दिया। अनिका ने फोन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मेरी बुद्धू जानवी न जाने कब बड़ी होगी ये। अनिका की बात सुनकर जानवी शर्म से पानी पानी हो गई और अनिका से बोली, दीदी आप ऐसी बातें करेगी ना तो मैं फोन रख रही हूँ। ऐसा कहकर जानवी ने फोन काट दिया। अनिका ने फोन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मेरी बुद्धू जानवी न जाने कब बड़ी होगी ये। अब आगे फोन रखकर जानवी ने कहा कि अनिका दीदी भी ना जाने क्या क्या बोलती रहती है, कैसी फर्स्ट नाइट, ये एक नाम की शादी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी जानवी की मां ने जानवी को नीचे से आवाज लगाई और कहा, जानवी देख तुझे मिलने कौन आया है। अपनी मां की आवाज सुनकर जानवी सोचने लगी, मुझसे मिलने कौन आया होगा, जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर जानवी नीचे गई और नीचे जाकर देखा वहाँ छुटकी खड़ी थी। छुटकी जानवी के पड़ोस में रहती थी, जो कुछ टाइम पहले अपने बाबा के ट्रांसफर होने की वजह से कहीं और चली गई थी। छुटकी को देखकर जानवी खुशी से बोली, छुटकी तू। छुटकी ने जानवी से कहा, हाँ दीदी मैं, कैसी हैं आप। छुटकी को गले लगाते हुए जानवी ने कहा, तू यहाँ कैसे आए, तेरे पापा का तो ट्रांसफर हो गया था ना, तुम तो चले गए थे, फिर तुम वापस कैसे आए। छुटकी ने कहा, जानवी दीदी वहाँ पर माँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो बाबा ने अपने ऑफिस में वापस यही ट्रांसफर करने की अपील डाली और गंगा मैया ने हमारी सुन ली और बाबा और हम फिर से यहीं आ गए और यहाँ आकर पता चला कि आपकी शादी होने वाली है। सच में छुटकी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तू वापस यहीं आ गई। पता है तेरे बिना ना मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी। जानवी ने छुटकी से कहा। छुटकी ने कहा, आप ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए हमारे जीजा जी कैसे हैं, उनकी फोटो दिखाइए ना मुझे। जानवी ने छुटकी से कहा, फोटो नहीं है मेरे पास। क्या आपके पास जीजा जी की फोटो ही नहीं है, भला ये क्या बात हुई। छुटकी ने कहा। तभी दादी ने कहा, छुटकी चिंता मत कर, मैं दिखाती हूँ तुझे तेरे जीजा जी की फोटो। जानवी ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, आपके पास कहाँ से आए फोटो। दादी ने कहा, याद है दीप और अनिका की शादी में तेरी और वंश की फोटो खिंचवाई थी हमने, सावित्री ने उस कैमरे वाले से वो फोटो अपने फोन में ले ली थी, वही फोटो सावित्री ने मुझे भेजी। तभी जानवी की मां ने कहा, अच्छा मां, पर आपने तो मुझे ये फोटो नहीं दिखाए। जानवी की दादी ने कहा, अरे तो ये फोटो भी मेरे पास आज ही आया है, तुम सब काम में बिजी थे इसलिए तुम्हें दिखा नहीं पाई। इधर आ छुटकी, दिखाती हूँ तेरे जीजा जी को। छुटकी दादी के पास गई और फोटो देखकर बोली, वाह जानवी दीदी, जीजा जी तो बहुत ही स्मार्ट है और आप दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और ये फोटो भी आप दोनों की कितनी अच्छी आई है। तभी जानवी की दादी ने छुटकी से कहा, सुन छुटकी, तू तैयार रहना, तू भी हमारे संग शादी में चलेगी। छुटकी ने कहा, पर मेरी माँ मुझे अकेले भेजेगी। जानवी की माँ ने कहा, छुटकी तू अपनी माँ को भी अपने साथ ले चलना और तेरी माँ से मैं बात कर लूंगी, तू चिंता मत कर। छुटकी ने खुशी से कहा, फिर ठीक है, मैं ना जानवी दीदी की शादी में सुंदर सा लहंगा पहनूंगी। जानवी ने कहा, अच्छा पहन लेना, पहले तो ये बता तूने मुझे मिस किया कि नहीं। छुटकी ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मैंने आपको बहुत सारा मिस किया पता है, और मैंने भी तुझे बहुत सारा मिस किया, जानवी ने कहा। तभी छुटकी ने कहा, चलिए जानवी दीदी अब मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, बोलकर आई थी कि अपनी जानवी दीदी को बताने जा रही हूँ कि उनकी छुटकी वापस आ गई है, चलती हूँ बाय। जानवी ने कहा, बाय। जानवी ने छुटकी के पीछे से देते हुए कहा, छुटकी आती रहना। छुटकी ने कहा, ठीक है जानवी दीदी। जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ छुटकी कितनी प्यारी है ना। जानवी की माँ ने कहा, हाँ अच्छा सुन, परसों हमें मुंबई के लिए निकलना है, तो सारी पैकिंग कर ले, कोई भी सामान रहना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तू सिर्फ अपने सामान की पैकिंग कर और बाकी घर वालों की पैकिंग मैं कर लूंगी।
जानवी की माँ ने दादी से कहा, माँ कल सारे मेहमान भी आ जाएंगे, सभी के सोने की व्यवस्थाएं भी करनी है, गद्दे भी मंगवाने हैं, बहुत काम पड़ा है। मैं इनको फोन करके कहती हूँ कि आते वक्त गैदों का ऑर्डर देते आए ताकि सुबह तक सारे गद्दे भी आ जाएं। ऐसा कहकर जानवी की माँ जानवी के बाबा को कॉल करने लगी। तभी जानवी की दादी ने जानवी से कहा, जानवी इधर आ, बैठ मेरे पास। जानवी अपनी दादी के पास बैठते हुए बोली, बोलिए दादी। जानवी की दादी ने जानवी से कहा, सुन, ससुराल जाकर तेरे यहाँ के गहन हैं, वो सभी अपनी सास के हाथ में रख देना, संभाल के रखने के लिए, फिर वो चाहे तुझे बाद में वापस कर दे, लेकिन तू अपना फर्ज जरूर निभाना, और हाँ, किसी से बहस मत करना, समझी? और उन लोगों को अपना परिवार समझना, उनकी हाँ में हाँ ही मिलाना, और सबसे जरूरी बात, अब वंश से तमीज से बात किया कर, अब तेरा पति बनने वाला है वो, और पति परमेश्वर होता है। जानवी ने कहा, अच्छा, पति परमेश्वर होता है तो पत्नी क्या होती है? जब पति पूजनीय होता है तो पत्नी पूजनीय नहीं होती क्या? दादी ने कहा, देख फिर शुरू हो गई तेरी बहस, जितना बोला है ना उतना ही कर, समझी? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसे ही करूंगी, बस। जानवी ने अपनी दादी से कहा। जानवी की दादी ने कहा, ये कि ना तूने मेरी अच्छी बेटी वाली बात। वही वंश के घर हॉल में बैठे सोफे पर वंश के डैड ने वंश से कहा, वंश, पास वाला जो बंगला है, इस बंगले में हमने जानवी की फैमिली की रहने की व्यवस्था की है, तुम एक बार चेक कर लेना कि वहाँ सभी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि नहीं। परसों वो लोग आने वाले हैं तो उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वंश ने कहा, जी डैड, मैं सब देख लूंगा। वंश के डैड ने कहा, और हाँ, जानवी और जानवी की फैमिली को स्टेशन पर लेने के लिए गाड़ियां भेज देना। वंश ने कहा, जी डैड, वो भी हो जाएगा। वंश के डैड ने वंश की माँ से कहा, दिव्या जी, एक बार लिस्ट चेक कर लीजिए, कार्ड के बिना कोई रहा तो नहीं है ना? वंश की माँ ने कहा, नहीं, मैं पहली लिस्ट चेक कर चुकी हूँ, कोई भी नहीं रहा है। और हाँ, कल सभी मेहमान आने वाले हैं, कुछ मेहमान फ्लाइट से आएंगे और कुछ मेहमान ट्रेन से, तो आप उन्हें लेने के लिए गाड़ियां भेज दीजिएगा। वंश के डैड ने कहा, जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भेज दूंगा। तभी वहां सिम्मी भी आ गई और अपने डैड से बोली, डैड, मेरे कुछ फ्रेंड फ्लाइट से आने वाले हैं, उन्हें भी लेने के लिए आप गाड़ी भेज दीजिएगा, और वो भी कल ही आ रहे हैं। सिम्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ, जानवी भाभी के घर वाले कब आएंगे? वंश की माँ ने कहा, वो लोग भी परसों आएंगे, और उनके रहने की व्यवस्था बगल वाले बंगलों में हुई है, तू जब चाहे तब मिलने जा सकते हैं भाभी से। सिम्मी ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस जल्दी से ना कल का दिन और निकल जाए, उसके बाद भाभी यहाँ आ जाएंगी, कितना मजा आएगा ना माँ। सिम्मी ने वंश से कहा, भाई आप मेरे साथ मार्केट चलेंगे क्या? मेरे लहंगे के साथ की एक्सेसरीज अभी तक नहीं आए हैं, तो मुझे वही लेने जाना है, प्लीज चलिए ना मेरे साथ। वंश ने कहा, तुम किसी और को ले जाओ, मैं नहीं जा रहा, मुझे बहुत काम है, और मुझे ये लड़कियों की शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिम्मी ने कहा, अरे तो मैं आपको शॉपिंग करने की थोड़ा कह रही हूँ, शॉपिंग तो मैं करूंगी, आपको मेरे साथ चलना है, और मैं किसको लेकर जाऊं? माँ, आप ही बोलिए ना भाई से। वंश की माँ ने वंश से कहा, वंश, ले जाओ ना अपनी बहन को, ये तुम्हें थोड़ी कह रही है शॉपिंग करने को, और वैसे भी इसके साथ जाओगे तो कुछ सीख जाओगे, फिर बाद में जानवी को तुम्हें ही शॉपिंग पर ले जाना है, समझे? वंश ने कहा, माँ प्लीज आप चले जाइए ना, या किसी और को भेज दीजिए। तभी वंश के डैड ने कहा, वंश, तुम ही जाओगे, क्यों हर बात पर बहस करते हो? अगर सिम्मी का मन तुम्हारे संग जाने का है तो उसे ले जाओ ना, एक बार उसकी भाभी आ गई ना, फिर वो तुम्हारे संग कभी नहीं जाएगी, अपनी भाभी के साथ ही जाएगी, अब जाओ उसे लेकर, मुझे और कुछ नहीं सुनना। वंश ने कहा, पर डैड, वंश सिम्मी से चिढ़ते हुए बोला, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ, और हाँ, मुझे ज्यादा वेट करवाया ना तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, समझी? और हाँ, वहाँ पर भी जल्दी से जो पसंद करना, वरना मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, ज्यादा देर की तो वहीं छोड़कर आ जाऊंगा तुम्हें। सिम्मी ने कहा, डैड देखिए ना, वंश, नहीं मानोगे तुम। वंश के डैड ने कहा। तभी सिम्मी ने कहा, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। मॉम, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं आपके लिए भी ले आऊंगी, आपकी ड्रेस के साथ कुछ लाना हो तो। वंश की मॉम ने कहा, नहीं, मेरा सब कुछ आ चुका है, तुम अपने लिए ले लेना। ओके मॉम। ऐसा कहते हुए सिम्मी अपने रूम की तरफ तैयार होने के लिए चली गई। सिम्मी को देखते हुए वंश की माँ ने वंश के डैड से कहा, कुछ दिनों बाद हमारी दो बेटियां हो जाएगी, एक सिम्मी और दूसरी जानवी। जानवी को तो मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी, सिम्मी और जानवी में कोई फर्क नहीं करूंगी। और हाँ वंश, तू कान खोल कर सुन ले, खबरदार जो मेरी बहू को तंग किया तो समझा। वंश ने कहा, लो, अभी तो एक थी जिसके लिए आप मुझे डांटती थी, अब दूसरी भी आ जाएगी, इसके लिए आप मुझे ही डांटेगी, कभी मेरी भी साइड ले लिया कीजिए। वंश की बात सुनकर वंश के डैड और वंश की मॉम हंसने लगे। सिम्मी तैयार होकर नीचे आ गई और वंश से बोली, चलिए भाई, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहकर वंश और सिम्मी दोनों मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट में जाकर एक बड़े से मॉल में सिम्मी अपने लिए कुछ एसेसरीज पसंद कर रही थी और वंश बगल में खड़ा हुआ बार बार घड़ी देख रहा था और सिम्मी से बोला जा रहा था, जल्दी करो, और कितनी देर, कुछ भी ले लो। पर सिम्मी एक के बाद एक एक्सेसरीज को अपने गले में लगाते हुए वंश से पूछ रही थी, भाई ये कैसा लग रहा है, देखिए ना। वंश ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता इन सब के बारे में, तुम्हें जो पसंद है ले लो, और जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। सिम्मी ने कहा, ओ भाई रुकिए तो सही, ऐसे ही कुछ थोड़ी ना ले लूंगी, थोड़ा वेट कीजिए। वंश ने कहा, मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, समझी। सिम्मी ने वंश से कहा, अच्छा इतनी हिम्मत है आपके में, डैड से कह दूंगी, फिर सोच लीजिए डैड को आप क्या जवाब देंगे, इसलिए कहती हूँ चुपचाप खड़े रहिए।
वंश ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, हद है यार, ये तो हर बात पर धमकी देती है, डैड की चमची कहीं की। सिम्मी की शॉपिंग खत्म हुई। वो हाथ में बैग लेते हुए वंश से बोली, चलिए हो गया मेरा, आपको भाभी के लिए कुछ लेना है क्या? चिढ़ते हुए वंश ने सिम्मी को देखा और बोला, तुमने ले लिया ना, बस बहुत है, अब चुपचाप घर चलो। तभी सिमी के मुंह से निकल गया, वैसे भाभी ना सही कहती हैं, आप एक नंबर के सिद्धू हैं। वंश ने सिम्मी की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो तुमसे भी कहती मेरे बारे में, और वो तो लड़ाकू है, उसका क्या? सिम्मी ने वंश को और चिढ़ाते हुए कहा, ऐसा तो नहीं है भाई, भाभी तो बहुत स्वीट है, हाँ पर आप मुझे जरूर सिद्धू लगते हैं। वंश ने कहा, अच्छा ज्यादा बोल रही हो, रुको यहाँ, मैं जा रहा हूँ, खुद चली आना घर। सिम्मी ने हंसते हुए अपने भाई को पकड़ा और बोला, अरे रुको रुको, अच्छा सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बहुत स्वीट हैं, वाकई, और आप तो किसी से भी नहीं लड़ते, हमेशा स्माइल करते रहते हैं, मेरी सारी बात मानते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं आप मेरे। वंश ने सिम्मी को देखते हुए कहा, हो गया तुम्हारा, अब चलो चुपचाप। सिम्मी की ऐसी क्यूट बातों पर वंश को हंसी आ गई। वंश स्माइल करके अपने आप से बोला, ये लड़की भी ना बिल्कुल जानवी जैसी है। वंश सिम्मी को बाहर ही छोड़कर सिम्मी से कहता हुआ निकल गया कि मॉम से कह देना मैं कुछ देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। सिम्मी ने कहा, ओके। ऐसा कहते हुए सिम्मी घर के अंदर चली गई और अपनी माँ के पास जाकर जो कुछ काम कर रही थी बोली, माँ देखिए ना, कितनी सुंदर सुंदर एसेसरीज लेकर आई हूँ, मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा भी लिया है, अगर आपको लगानी हो आप भी लगा सकती हैं, या भाभी के लिए रख देंगे, सही है ना? वंश की मॉम ने कहा, बिल्कुल सही है, ये तुमने अच्छा किया, क्योंकि बाकी फंक्शन पर लगाने के लिए उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। जाओ ये सारा सामान अपने रूम में रखो और फिर नीचे आ जाना मेरी हेल्प करवाने के लिए। सिम्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ वैसे घर में बड़ी शांति है, बुआ जी नहीं है क्या? वंश की मॉम ने कहा, नहीं वो किसी काम से मार्केट गई है, तुम्हारी दादी के साथ। सिमी ने हंसते हुए कहा, ओ तेरी, अब तो दादी की खैर नहीं माँ, पूरे रास्ते बुआ जी दादी को सुनाते सुनाते जाएंगी, बेचारी दादी। वंश की मॉम ने कहा, चुप कर, ऐसे नहीं बोलते, जा तू सामान ऊपर रख, फिर मेरे संग आकर मेरी हेल्प करो। अभी आए माँ। ऐसा कहते हुए सिम्मी अपने रूम की ओर चली गई और सामान रखकर नीचे अपने माँ के पास आकर बोली, लाइए माँ, बताइए क्या काम करना है? सिम्मी की मॉम ने कहा, पहले जाओ अच्छे से हाथ धोकर आओ और फिर मेरे साथ बैठकर लड्डू बनवाना। सिम्मी ने कहा कि लड्डू क्यों बना रही हैं? वंश की मॉम ने कहा, ये लड्डू भगवान के प्रसाद के लिए बना रहे हैं, भगवान को प्रसाद हमेशा घर का ही लगता है, बाहर का नहीं, इसलिए प्रसाद के लिए लड्डू घर पर बना रही हूँ। चलो आओ, हाथों धो के आओ और फिर मेरे साथ लड्डू बनवाओ। ओके माँ, मैं अभी आती हूँ, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। ऐसा कहते हुए सिम्मी अपने हाथ धोने के लिए चली गई और हाथ धोकर आई तो उसकी माँ ने उसे लड्डू बनाना सिखाया। सिम्मी भी लड्डू बनाने लगी। सिम्मी ने कहा कि लड्डू क्यों बना रही है? वंश की मॉम ने कहा, ये लड्डू भगवान के प्रसाद के लिए बना रहे हैं, भगवान को प्रसाद हमेशा घर का ही लगता है, बाहर का नहीं, इसलिए प्रसाद के लिए लड्डू घर पर बना रही हूँ। चलो आओ, हाथों धो के आओ और फिर मेरे साथ लड्डू बनवाओ। ओके माँ, मैं अभी आती हूँ, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। ऐसा कहते हुए सिम्मी अपने हाथ धोने के लिए चली गई और हाथ धोकर आई तो उसकी माँ ने उसे लड्डू बनाना सिखाया। सिम्मी भी लड्डू बनाने लगी। अब आगे सिम्मी और सिम्मी की मॉम लड्डू बना रही थी, तभी वहां बुआ जी और दादी भी आ गई। जब सिम्मी और सिम्मी की माँ ने दादी और बुआ जी को देखा तो उनके हाथ खाली थे। तभी सिम्मी की माँ ने पूछा, माँ आप शॉपिंग करने गई थी ना, तो आप सामान नहीं लाए? तभी बुआ जी ने कहा, कुछ नहीं लाए, मुंबई के सार मॉल घुमाए, ना जाने क्या ही मिलता है मुंबई में, मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा सुन, मैं जाके फ्रेश होकर आती हूँ, तू मेरे लिए कड़क मसालेदार चाय बना दे, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर बुआ जी अपने रूम में चली गई। बुआ जी के जाते दादी सोफे पर बैठते हुए बोली, न जाने किसके साथ चली गई, मैं पूरा मुंबई घुमा दिया और लेकर एक चीज भी नहीं आई, मैं तो थक गई आज। न जाने कितने नखरे हैं तुम्हारी बुआ जी के, किसी चीज का भाव इन्हें ज्यादा लगता है तो कोई चीज इन्हें पसंद ही नहीं आती, हर चीज में सिर्फ कमियां निकाली है इन्होंने आज। मुझे गुस्सा तो ऐसा आ रहा था कि वहीं छोड़कर आ जाओ उन्हें। तभी वंश की माँ ने कहा, कोई बात नहीं माँ, क्या ही कर सकते हैं, आप आराम कीजिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिएगा। वंश की दादी ने कहा, हाँ ठीक है, प्रसाद के लिए लड्डू बन गए? जी माँ, सब प्रसाद बन चुका है, आज तो सिम्मी ने भी मेरी मदद करवाई। वंश की माँ ने कहा, एक दिन बाद आज जानवी और जानवी की फैमिली मुंबई आने वाली थी। जानवी और जानवी की फैमिली में सभी लोग मुंबई के लिए निकलने वाले थे। जानवी के घर कुछ मेहमान आ गए थे और कुछ सीधा मुंबई आने वाले थे। तभी जानवी की माँ ने जानवी से कहा, जानवी जल्दी कर बेटा, ट्रेन का टाइम हो रहा है। जानवी अपने रूम में उदास बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ वहां आ गई और उसे देखकर बोली, क्या हुआ तुझे, तू क्यों उदास बैठी है? जानवी ने अपनी माँ से कहा, अपने घर को छोड़कर जा रही हूँ मैं, उदास तो होंगी ना, पता है अब इस घर की मेहमान बन जाऊंगी, मैं मेहमानों की तरह आया करूंगी और मेहमानों की तरह ही जाया करूंगा, है ना माँ? जानवी की माँ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तू इस घर की मेहमान कभी भी नहीं बनेगी, तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी, और वैसे भी यह घर हमेशा तेरा ही रहेगा, तेरा जब मन करे तू यहाँ आ सकती है, और हाँ तेरा ये रूम कभी भी नहीं बदलेगा, जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा। जानवी ने स्माइल करते हुए कहा, सच में, थैंक यू सो मच, मैं जब भी आया करूंगी ना तो अपने इस रूम में रहा करूंगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अब चल जल्दी बेटा, और सारा सामान एक बार चेक कर लेना, कोई सामान रह ना जाए, तू सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख, मैं किसी को भेजती हूँ सारा सामान ले जाकर टैक्सी में रख देगा, और तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ,
पहले मंदिर में माथा टेक कर फिर हम मुंबई के लिए निकलेंगे। देख ले, तुझे मुंबई छोड़ने के लिए कितने सारे लोग आ रहे हैं। तभी जानवी ने कहा, हाँ, आप सबको तंग जो किया हुआ था मैंने, तभी तो मुझे छोड़ने के लिए सभी को साथ लेकर जा रही हो। जानवी और जानवी की माँ हंसने लगे। जानवी की माँ नीचे चली गई थी और जानवी अपना सामान एक जगह इकट्ठा कर रही थी। तभी वहाँ दो लड़के आए और जानवी का सामान नीचे ले गए। जानवी ने उन लड़कों से कहा, भैया आप सामान ले जाइए, मैं भी आती हूँ। जानवी की आंखों में आंसू थे और उन्हीं आंखों से जानवी अपने रूम को देख रही थी और अपनी हर एक चीज को हाथ लगा रही थी और मन ही मन में कह रही थी, बहुत मिस करूंगी सबको, इस घर में जो बचपन जिया है उनकी यादें हमेशा अपने साथ रखूंगी। तभी नीचे से जानवी की माँ की आवाज आ गई और जानवी ने अपनी माँ को आवाज देते हुए कहा, हाँ माँ, बस अभी आए। ऐसा कहकर जानवी नीचे चली गई। जैसे ही जानवी नीचे पहुंची, जानवी के बाबा जानवी के पास आकर बोले, आज तेरे कुंवारेपन का लास्ट दिन है इस घर में, उसके बाद तू शादी होने के बाद ही आएगी और देखना तू अपने ससुराल में इतना खुश रहेगी कि तेरा यहाँ आने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। तभी जानवी की दादी जानवी के पास आई और जानवी से इमोशनल होते हुए बोली, मेरी प्यारी पोती ना जाने इतनी बड़ी कब हो गई कि आज इसकी शादी के लिए हम जा रहे हैं। इतनी सी थी जब तू पैदा हुई थी, पर आज इतनी बड़ी हो गई है, समय का तो कुछ पता ही नहीं चलता। आ जा बेटा, मंदिर में जाकर पूजा करें। दादी के ऐसा कहने पर जानवी अपनी दादी के साथ मंदिर में चली गई और उनके पीछे जानवी के बाबा और जानवी की माँ भी आ गए और वो सब भी मिलकर पूजा करने लगे। जानवी मंदिर में आरती कर रही थी। आरती करते करते एक मधुर आवाज में आरती गा भी रही थी। आरती पूरी होने के बाद जानवी ने अपने माँ बाबा और दादी को प्रसाद दिया और आरती भी दी। उसके बाद भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगी कि भगवान जी, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना, इनको हर बला से दूर रखना और हाँ, इनको मेरी याद ना आए। मैं नहीं चाहती कि मुझे याद करके ये लोग दुखी हों, ये हमेशा खुश रहें। अब सभी लोग टैक्सी में बैठ चुके थे और स्टेशन के लिए निकल चुके थे। स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठकर मुंबई के लिए निकल गए। जानवी की दादी ने जानवी से कहा, जानवी, वहां पहुंचकर सभी के पैर छूना, समझी? जी दादी। जानवी ने अपनी दादी से कहा। हरिद्वार से मुंबई के सफर पूरा हो चुका था। सभी लोग ट्रेन से बाहर आए और इधर उधर वंश के घर से भेजी हुई गाड़ियां देखने लगे। तभी एक आदमी जानवी के बाबा के पास आया और उनसे बोला, सर, हमें वंश सिंघानिया सर ने भेजा है आप सबको लेने के लिए, आइए हमारे साथ। ऐसा कहने पर जानवी और जानवी के फैमिली उनके साथ चली गई और कार में बैठकर अब सभी लोग वहां पहुंच चुके थे जहां जानवी की फैमिली के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी। वहां पर वंश के घर वाले भी मौजूद थे जो जानवी और जानवी के फैमिली के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही जानवी और उसकी फैमिली गाड़ी से उतरे, वंश की फैमिली उनके गले लगकर उनका स्वागत करते हैं। वंश की मां जानवी के पास आई और बोली, कैसी है बेटा? पता है आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है कि सिर्फ 2 दिन बाद तुम हमारी बहू बन जाओगी। बुआ जी ने जानवी के पास आकर जानवी से कहा, लग तो सुंदर रही है, बहू पर थोड़ी कमजोर है। बुआ जी ने जानवी की मां से कहा, बेटा अपनी बेटी कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो गया? कोई बात नहीं, यहाँ आएगी ना तो अपने आप मोटी हो जाएगी। बुआ की ऐसी बात सुनकर वंश की मॉम और वंश की दादी एक दूसरे को देखने लगे। तभी वहां सिम्मी भी आ गई और जानवी के गले लगते हुए जानवी से बोली, वेलकम भाभी, हम सब लोग आपका कब से इंतजार कर रहे थे। जानवी के बगल में छुटकी भी खड़ी थी जिसे देखकर सिम्मी ने कहा, ये क्यूट गर्ल कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। तभी छुटकी ने कहा, मैं छुटकी हूँ, जानवी दीदी की सबसे छोटी फ्रेंड। छुटकी की क्यूट सी बोली सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी जानवी ने सिम्मी से कहा, ये हमारे पड़ोस में ही रहती है। पहले तो ये कहीं चली गई थी क्योंकि इसके पापा का ट्रांसफर हो गया था, लेकिन कुछ दिन पहले इसके पापा का ट्रांसफर फिर से यहीं हो गया, इसलिए ये भी हमारे साथ आ गई। हमारी छुटकी बहुत प्यारी है। तभी वंश के डैड ने कहा, चलिए आप सब अंदर जाकर आराम कीजिए, आपकी रहने की व्यवस्था इस बंगलो में की गई है। आप सबको किसी भी चीज की कमी हो तो हमें जरूर बताइएगा। सभी लोग बंगलो के अंदर चले गए। छुटकी बंगलो को देखती हुई जानवी से बोली, वाह जानवी दीदी, कितना सुंदर घर है, हम इसमें रहेंगे जानवी दीदी? जानवी ने कहा, हाँ हम इसी में रहेंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं तो पूरे घर में डोलती रहूंगी। छुटकी ने जानवी से कहा। छुटकी की बात सुनकर जानवी हंसने लगी। सभी लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे। सभी के लिए चाय नाश्ता आता है और चाय नाश्ता करते हुए सभी बातें कर रहे थे। तभी वंश के डैड ने जानवी के बाबा से कहा, भाई साहब, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कहने में शर्माएगा नहीं। अगर आप हमसे बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, शादी की जिम्मेदारी हम लेंगे। तभी वंश की मॉम ने जानवी की माँ से कहा, भाभी जी, कल जानवी और वंश का फोटो शूट होगा, जो फोटो शादी में पोस्ट के रूप में लगाए जाएंगे, तो इसके लिए जानवी को आप वंश के साथ भेज देंगी ना? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जानवी की माँ ने कहा, नहीं नहीं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंश की मॉम ने कहा, ठीक है, तो जानवी के जो शूट की ड्रेस होगी वो हमारे पास ही है, जानवी जब जाएगी तो हम उसे दे देंगे, और अगर आप में से कोई जाने के साथ जाना चाहता है तो जा सकता है। नहीं नहीं, जब वंश जानवी के साथ जा रहा है तो हम में से किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर जानवी और वंश को कोई कंपनी चाहिए होगी तो दीप और अनिका को साथ भेज देंगे। जानवी की माँ ने वंश की माँ से कहा। वंश की मॉम ने कहा, हाँ ये सही रहेगा, हम जानवी और वंश के साथ दीप और अनिका को भेज देंगे ताकि जानवी को ड्रेस पहनने में कोई प्रॉब्लम हुई तो अनिका उसकी हेल्प कर सके। आज ही दीप अनिका से बात कर लूंगी, वो भी कुछ देर में आते ही होंगे। वंश की फैमिली खड़े होते हुए जानवी की फैमिली से बोली, चलिए अब आप सब आराम कीजिए, हम सब चलते हैं, और हाँ, रात का डिनर आप सभी का हमारे घर पर है तो आप जरूर आएगा। जानवी तुम भी आना, वंश से भी मिल लेना, ठीक है? वंश की मॉम ने मजाक करते हुए कहा। वंश के मॉम की बात सुनकर जानवी ने शर्मा कर अपनी नजर झुका ली।
अब वंश के घर वाले जा चुके थे। शाम हो चुकी थी। जानवी अपने रूम में तैयार हो रही थी क्योंकि आज वंश के घर पर डिनर पर जाना था। तभी जानवी के रूम के गेट खटखटाने की आवाज आई। जानवी ने गेट खोला तो बाहर अनिका थी। अनिका को देखकर जानवी ने पीछे मुड़ते हुए अपने हाथ बांध लिए और उससे नाराज होते हुए बोली, भूल गई आपने क्या कहा था कि हमारे आते ही आप आ जाएंगी। शाम हो चुकी है और आप अब आ रही है। अनिका ने कहा, सॉरी जानवी, शादी की तैयारी में इतना बिजी हो गई थी ना, टाइम का पता ही नहीं चला। शादी की शॉपिंग में लगी हुई थी और तेरे लिए भी कुछ लेकर आई हूँ, वो मैं तुझे बाद में दूंगी। जानवी ने कहा, वो तो आप मेरे यहाँ आने से पहले भी कर सकती थी, कल भी कर सकती थी, आज क्यों करना था आपको? अरे मैं कल भी गई थी मार्केट, सामान ही इतना था। अपनी शॉपिंग की, दीप की शॉपिंग करी, मम्मी जी की भी शॉपिंग की, वह सब करके ना अभी आई हूँ। घर पर सामान रखते ही सीधा यहाँ आ गई। और एक खुशी की बात बताऊं, शादी तक मैं तेरे पास ही रुकूंगी। जानवी ने खुश होते हुए कहा, सच में? फिर तो ठीक है, फिर मैंने आपको माफ किया। जानवी और अनिका हंसने लगे। अनिका ने जानवी से कहा, कल तेरा और वंश का शूट है, एक्साइटेड है? जानवी ने कहा, एक्साइटेड क्या होना, मुझे तो घबराहट हो रही है, ना जाने वो कैमरे वाला कैसे कैसे शूट करवाएगा। अनिका ने जानवी को मजाक में थोड़ा परेशान करते हुए कहा, हाँ यार, वो तो न जाने कैसे शूट कराते हैं, पता है, गले मिलने वाले, और तो और कमर पर हाथ रखते हुए, और तो और किस करते हुए भी। जानवी अनिका की बात सुनकर घबरा गई और अनिका से बोली, क्या किस करते हुए? नहीं नहीं, आप ये शूट कैंसिल करवा दीजिए, मुझे कोई शूट नहीं करना। अनिका जोर से हंसते हुए जानवी को प्यार से पकड़कर बोली, ओ मेरी भोली जानवी, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे शूट तो वह करवाते हैं, लेकिन तू चाहे तो मना भी कर सकती है, पर हाँ किस वाले शूट के लिए कर सकती है, लेकिन बाकी के शूट तुझे करने हैं होंगे, अब उसके लिए भी मना मत कर देना, समझी? जानवी ने कहा, दीदी आपकी बात सुनकर ना मुझे तो घबराहट हो रही है, ना जाने कल क्या होगा। अनिका ने कहा, जो होगा सो होगा, अब तू जल्दी तैयार हो जा, नीचे सब डिनर पर जाने के लिए वेट कर रहे हैं। जानवी तैयार होकर अनिका के साथ नीचे आ गई और सभी घर वाले अब डिनर के लिए वंश के घर पहुंच चुके थे। जानवी के घर वालों को देखकर सभी ने खुश होते हुए उनका स्वागत किया। सभी लोग हॉल में बैठे हुए चाय पी रहे थे। तभी दीप ने वंश की मॉम से कहा, आंटी वंश नजर नहीं आ रहा, वो घर पर ही है ना? वंश की मॉम ने कहा, नहीं वह घर पर तो नहीं है, वो तो कहीं बाहर गया हुआ था, अभी तक आया ही नहीं। बेटा जरा उसको फोन करना, काफी देर हो चुकी है। दीप ने जब वंश को कॉल किया तो वंश का कॉल स्विच ऑफ जा रहा था। दीप ने वंश की मॉम से कहा, आंटी वंश का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, वो कब का निकला है घर से? वंश की मॉम ने कहा, क्या स्विच ऑफ जा रहा है? पर बेटा वो तो सुबह के 11 बजे का घर से निकला है, कह कर गया था कि कुछ काम है और अभी तक नहीं आया। इस शादी की भाग दौड़ में मुझे भी याद नहीं रहा उसे कॉल करके पूछने का, ना जाने लड़का कहाँ है। वंश की मॉम ने वंश के डैड से कहा, सुनिए आप पता करिए ना, कहीं वंश ऑफिस में तो नहीं है। वंश की मॉम की बात सुनकर सभी लोग घबरा गए थे। जानवी भी कहीं ना कहीं डर रही थी। इस डर की वजह से जानवी के दिमाग में अचानक से भाटिया आ गया और जानवी सोचने लगी, कहीं भाटिया ने तो कुछ। वंश के डैड ने ऑफिस में कॉल किया तो वंश वहां भी नहीं था। अब सभी लोग घबराने लगे थे। तभी बुआ जी ने वंश की मॉम से कहा, ऐसे कैसे वंश कहीं चला गया, तू उसकी माँ है, उसका ध्यान भी नहीं रख सकती कि तेरा बेटा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। वंश की मॉम ने वंश के डैड से कहा, सुनिए आप पता करिए ना, कहीं वंश ऑफिस में तो नहीं है। वंश की मॉम की बात सुनकर सभी लोग घबरा गए थे। जानवी भी कहीं ना कहीं डर रही थी। इस डर की वजह से जानवी के दिमाग में अचानक से भाटिया आ गया और जानवी सोचने लगी, कहीं भाटिया ने तो कुछ। वंश के डैड ने ऑफिस में कॉल किया तो वंश वहां भी नहीं था। अब सभी लोग घबराने लगे थे। तभी बुआ जी ने वंश की मॉम से कहा, ऐसे कैसे वंश कहीं चला गया, तू उसकी माँ है, उसका ध्यान भी नहीं रख सकती कि तेरा बेटा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। अब आगे बुआ जी की बात सुनकर सिम्मी को गुस्सा आ गया और सिम्मी गुस्से में बोल पड़ी, बुआ जी इसमें माँ की क्या गलती है, भाई जहाँ भी जाएंगे हमेशा पूछते तो नहीं रहेंगे ना, और भाई कोई बच्चे नहीं है जो हर बात उनसे पूछी जाए, आप मॉम को गलत कैसे कह सकती हैं। तभी सिम्मी को रोकते हुए वंश की माँ ने कहा, सिम्मी चुप रहो, ये कैसे बात कर रही हो बुआ जी से, सॉरी बोलो उन्हें। सिम्मी ने कहा, मैं कोई सॉरी बोलने नहीं वाली मॉम, बुआ जी बेवजह आप पर कैसे चल सकती हैं, जिसमें आपकी गलती ही नहीं है उसके लिए आपको गलत कैसे ठहरा सकती हैं, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी बल्कि बुआ जी को आपसे माफी मांगनी चाहिए। वंश की मॉम ने गुस्से से सिम्मी से कहा, सिम्मी मैंने कहा माफी मांगो बुआ जी से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिम्मी ने ना चाहते हुए भी बुआ जी से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी। तभी बुआ जी ने कहा, दिव्या देख ले तेरी बेटी को, इतनी जबान चलती है ऐसे पट पट, जब ससुराल जाएगी ना और ऐसे जबान चलाएगी तो ससुराल वाले एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी। तभी वंश की दादी ने कहा, आप सब शांत हो जाए, वैसे ही हमें हमारे पोते की टेंशन हो रही है और आप सब अपने में ही लड़ रहे सारे। दीप तुम एक बार फिर वंश के फोन पर ट्राई करो और अगर उसका कोई दोस्त है जिसे तुम जानते हो उसके घर में पूछ लो, कहीं वो वहां तो नहीं गया। दीप ने कहा कि दादी मैं अभी कॉल कर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए दीप बाहर की तरफ निकल गया और वंश के फोन पर ट्राई करने लगा। तब भी वंश का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। दीप ने वंश के कुछ दोस्तों के घर फोन करके भी पूछा पर वंश वहां भी नहीं था। दीप ने अंदर आकर सभी को बताया कि वंश का फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है और वंश अपने किसी दोस्त के साथ भी नहीं है। दीप की बात सुनकर वंश की मॉम रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, न जाने मेरा बेटा किधर होगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मेरी ही गलती है, मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। तभी वंश की माँ ने वंश के डैड से कहा, सुनिए आप प्लीज कुछ कीजिए ना, आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दीजिए प्लीज।
वंश के डैड ने कहा, दिव्या जी, पुलिस स्टेशन वाले भी 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखते। हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं, हो सकता है वंश आ जाए, और आने दो उसे, उसकी खैर नहीं अब। वंश की मॉम को रोता हुआ देख जानवी उनके पास गई और उन्हें शांत करते हुए बोली, माँ प्लीज, आप चुप हो जाइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वंश जल्द ही आ जाएगा, आप प्लीज यहाँ बैठिए। जानवी ने वंश की मॉम को बिठाया और पानी का ग्लास दिया। तभी जानवी सोचने लगी, न जाने वंश कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या करूं मैं, हे गंगा मैया, वंश की रक्षा करना, प्लीज जल्द से जल्द वंश को यहाँ भेज दीजिए। अब घर में टेंशन वाला माहौल बन चुका था। जानवी इधर से उधर घूम रही थी। तभी जानवी ने दीप को साइड में बुलाते हुए कहा, दीप जीजू, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भाटिया का कुछ हाथ तो नहीं है ना, आप प्लीज पता करिए ना। जानवी की बात सुनकर दीप ने कहा, शायद तुम सही कह रही हो, इसमें कहीं भाटिया का तो हाथ नहीं, मैं अभी पता करता हूँ। ऐसा कहते हुए वंश बाहर की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद जानवी के फोन पर दीप का कॉल आता है। जानवी दीप का कॉल देखकर साइड में जाकर दीप का कॉल उठाती है और उससे बोलती है, हेलो जीजू, कुछ पता चला वंश का? दीप ने कहा, जानवी, भाटिया तो इंडिया में है ही नहीं, भाटिया तो 15 दिन पहले न्यूयॉर्क चला गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें भाटिया का हाथ होगा। जानवी ने दीप से कहा, जीजू, आपने ढंग से पता किया है ना, कहीं भाटिया ने झूठ तो नहीं कहा, हो सकता है वो इंडिया से बाहर हो ही ना, वो यही हो। दीप ने कहा, नहीं जानवी, मैंने अच्छे से पता करवाया है, भाटिया इंडिया में नहीं है। जानवी ने कहा, अच्छा तो वंश कहाँ गया होगा? जीजू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा कहते हुए जानवी ने फोन काट दिया। देखते ही देखते अब रात के 10 बजे बज चुके थे। सभी लोग हॉल में टेंशन में बैठे थे। वंश की मां रोए जा रही थी और जानवी उनके पास खड़े होकर उन्हें चुप करवा रही थी। तभी बाहर से वंश की गाड़ी की आवाज आई। सिम्मी ने खड़े हो तो सभी से कहा, ये तो भाई की गाड़ी की आवाज है। सिम्मी के ऐसा कहते हुए सभी लोग बाहर की तरफ भागे। सभी ने बाहर जाकर देखा कि वंश गाड़ी से उतर रहा था और वंश की मॉम भागते वंश के पास गई और उससे बोली, तू ठीक तो है ना, तू कहाँ था, हम कब से तेरे लिए परेशान हो रहे थे, तू जानता है मेरी जान निकली जा रही थी, किधर था तू, बोलना। तभी वंश की दादी ने कहा, दिव्या, उसको अंदर तो आने दो, जो बात करनी है अंदर जाकर कर लेना, आओ वंश, चलो अंदर। वंश सोफे पर बैठा हुआ था और सभी लोग उसके साथ वहीं बैठे हुए थे। वंश के डैड वंश से पूछ रहे थे, बताओ वंश, तुम किधर थे और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? वंश ने कहा, मेरा फोन गिर के टूट गया था, इसी वजह से बंद हो गया था। तभी वंश की मॉम ने कहा, टूट गया था, ऐसे कैसे फोन टूट गया, और अगर फोन टूट भी गया था तो तुमने हमें एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी। तुम जानते हो यहाँ सभी लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे, तुम्हें हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? वंश की दादी ने कहा, दिव्या शांत हो जाओ, उसे बोलने दो। दादी ने वंश से कहा, बोलो वंश, तुम कहाँ थे? वंश ने कहा, मैं भाटिया की प्लानिंग के बारे में जानने गया था। वंश की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और वंश के डैड ने कहा, भाटिया की प्लानिंग कैसे प्लानिंग? वंश ने कहा, डैड, मुझे पता लगा था कि भाटिया हम सबसे बदला लेने के लिए कोई चाल चल रहा है, तो मैं उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए गया था और तभी मुझे पता चला कि भाटिया सच में ही हमसे बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है। मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब सच था। वंश की बात सुनकर जानवी घबरा गई और घबराते हुए वंश से बोली, क्या प्लानिंग कर रहा था वो? वंश ने कहा, वो तो मैं नहीं जानता, इस वक्त भाटिया इंडिया में नहीं है, लेकिन वह न्यूयॉर्क में बैठा हुआ अभी यहाँ हमसे बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है, पर मैं बहुत जल्द ये भी पता करवा लूंगा कि वो कैसी प्लानिंग कर रहा है। वंश ने अपने डैड से कहा, डैड, हमें अपने घर के पास और जहाँ हमारी शादी होगी वहाँ कड़क सिक्योरिटी रखनी होगी क्योंकि भाटिया कुछ भी कर सकता है। वंश के डैड ने कहा, तुम सही कह रहे हो वंश, मैं आज ही कमिश्नर से बात करके एक सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भाटिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वंश की दादी ने कहा, चलो आप सब खाना खा लो, चिंता मत करो, भगवान सबकी रक्षा करेंगे, आइए। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। जानवी ने वंश की मॉम से कहा, माँ आप खाना खाने के लिए बैठ जाइए, मैं सभी को खाना खिलाती हूँ। वंश की मॉम ने कहा, नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं तो बाद में भी खा लूंगी। प्लीज मॉम, बैठिए ना। जानवी के ऐसा कहने पर वंश की मॉम बैठ जाती है और जानवी सभी को खाना सर्व करने लगती है। सभी को खाना सर्व करने के बाद वंश की मॉम जानवी से बोली, बेटा अब तुम भी बैठ जाओ, हमें जो कुछ चाहिए हम ले लेंगे, आओ बैठो। जानवी भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। खाना खाने के बाद अब जानवी की फैमिली अभी निकल ही रही होती है। तभी जानवी की माँ वंश की मॉम से बोली, चलिए भाभी जी चलते हैं, और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भगवान सबकी रक्षा करेंगे। वंश की मॉम ने कहा, जी भाभी जी, आप सभी जाकर आराम कर लीजिए, कल मिलते हैं। जानवी और जानवी की फैमिली वाले निकल चुके थे। बंगलों में पहुंचकर जानवी की माँ ने जानवी से कहा, जानवी जाओ तुम भी आराम कर लो, अनिका तुम भी जानवी के साथ चली जाओ, तुम भी थोड़ा आराम कर लेना। जानवी की माँ के ऐसा कहने पर जानवी और अनिका अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर जानवी किसी सोच में डूबी हुई थी। जानवी को कुछ सोचते हुए देखकर अनिका जानवी से पूछा, क्या हुआ जानवी, क्या सोच रही है? जानवी ने कहा, दी भाटिया क्या प्लानिंग कर रहा होगा, और अगर उसने कुछ हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या होगा? अनिका ने कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे, और वैसे भी कल घर में और होटल में भी सिक्योरिटी लगी जाएगी, तो हमें डरने की कोई बात नहीं, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर और आराम से सो जा, टेंशन लेगी ना तो शादी पर ग्लो नहीं आ पाएगा। जानवी ने कहा, हम चलिए मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसा कहकर जानवी चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है।
चेंज करके जानवी जब बाहर आती है तो जानवी ने लोअर और शर्ट पहनी हुई थी, बालों में ढीली सी गूंथ के चोटी की हुई थी। जानवी आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और बैठकर अनिका से कहती है, दीदी ना जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे वंश और अपने परिवार की चिंता है, बस वो भाटिया उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। अनिका ने जानवी का मूड चेंज करने के लिए मजाक करते हुए कहा, ओहो वंश की बड़ी चिंता है तुझे, चिंता को क्या नाम दूं? प्लीज दीदी, अब मेरा मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जानवी ने अनिका से कहा। अनिका ने कहा, तू वैसे ही टेंशन ले रही है, वह भाटिया हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, चल अब तू सो जा, कल तुझे फोटोशूट पर भी जाना है। जानवी ने कहा, हम अनिका सो गई थी लेकिन जानवी को टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही थी। जानवी इधर उधर करवटें बदलती हुई बस यही सोचे जा रही थी कि आखिर भाटिया की प्लानिंग क्या होगी और कहीं वो हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। वहीं वंश भी इधर उधर वॉक करता हुआ भाटिया के बारे में सोच रहा था। दीप ने उसे देखकर कहा, वंश क्या हो गया, सोना नहीं है क्या? वंश ने कहा, नींद नहीं आ रही है, भाटिया की प्लानिंग की बात मेरे दिमाग में घूमे जा रही है। दीप ने वंश से कहा, तू अब ज्यादा टेंशन मत ले, तू भी जानता है कि भाटिया कुछ नहीं कर सकता, तू सो जा, कल तेरा और जानवी का शूट भी है। अगली सुबह जानवी अपनी रूम में शूट के लिए तैयार हो रही थी, वहीं वंश भी शूट के लिए अपने रूम में तैयार हो रहा था। दीप ने वंश को देखते हुए कहा, क्या बात है, हीरो लग रहा है, सुन मेरी बात, तू भाटिया की सारी टेंशन्स भूलकर सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दे, रही भाटिया की बात उसे मैं संभाल लूंगा, मैंने सुना है भाटिया आज ही इंडिया वापस आ रहा है। वंश ने हैरान होते हुए दीप की तरफ देखा और बोला, क्या भाटिया वापस आ रहा है? तब तो मुझे भाटिया से मिलना ही होगा। दीप ने कहा, सुन अभी तू भाटिया के बारे में सोच भी मत, एक बार तुम दोनों को शूट हो जाए, फिर शाम को तू और मैं जाकर भाटिया से अच्छे से मिलेंगे, समझा? वंश ने दीप से कहा, लेकिन तू घर में किसी को भी मत बताना कि हम भाटिया से मिलने वाले हैं, घर वाले हमें कभी भी नहीं जाने देंगे। वंश ने आगे बढ़ते हुए और एटीट्यूड वाले एक्सप्रेशन से कहा, अब इस भाटिया को तो असली प्लानिंग मैं बताऊंगा, इसी की प्लानिंग इसके ऊपर भारी न पड़ी तो मेरा नाम भी वंश सिंघानिया नहीं। तभी वंश के रूम में वंश की दादी आ गई और वंश को बोली, बेटा तुम तैयार तो हो ना, जानवी तुम्हारा वेट कर रही होगी, जाओ। वंश ने कहा, जी दादी मैं तैयार हूँ, बस हम निकलने वाले हैं। वंश की दादी ने वंश से कहा, तुम्हें वापस आने में कितना टाइम लग जाएगा, कब तक तुम्हारा शूट खत्म हो जाएगा? दादी शाम को हो ही जाएगी क्योंकि शूट अलग अलग जगह पर चलेगा तो उसमें काफी टाइम लगेगा। वंश ने अपनी दादी से कहा। दादी ने कहा, चलो ठीक है, जाओ और अच्छे से शूट करके आना, वैसे तो तुम दोनों की फोटो एक साथ बहुत अच्छे आते हैं, और हाँ शूट करने में नखरे मत दिखाना आपने, समझे? फोटोग्राफर जो भी पोज बनाने के लिए कहे चुपचाप बना लेना, ये तुम्हारी शादी का सूट है, तुम्हारे सारे फोटो तुम्हारी शादी पर लगाए जाएंगे, सब ना देखते रह जाएं, ऐसे ऐसे पोज करना। दीप तुम ध्यान रखना वहां पर यह नखरे ना दिखाए, और अगर उसने नखरे दिखाए ना तो तुम मुझे सिर्फ एक कॉल कर देना, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे नखरे दिखाता है अपने। दीप ने कहा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी, उसने नखरे दिखाए ना तो इससे आपसे वीडियो कॉल बात करवा दूंगा, फिर आप अच्छे से इसको डांटना, ठीक है? दीप और दादी हंसने लगे। वंश ने दीप से कहा, अब चलें, शाम को वापस भी लौटना है। दीप ने कहा, हाँ चलो, मैंने अनिका को कॉल कर देता हूँ, वो जानवी को लेकर नीचे ही आ जाएगी, चलो। वंश और दीप गाड़ी के पास खड़े होकर अनिका जानवी का वेट कर रहे थे, तभी सामने से अनिका और जानवी भी आ गए। जानवी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जानवी ने बहुत ही सुंदर सा गाउन पहना हुआ था, जिसे देखकर वंश की नजरें जानवी से हट ही नहीं रही थी। तभी दीप ने वंश को चिढ़ाते हुए कहा, नजर लगाएगा क्या जानवी को, कब तक उसे ऐसे देखता रहेगा? वंश जानवी की ख्यालों से बाहर आता हुआ बोला, क्या मैं किसको देख रहा था? मैं तो जानवी को नहीं देख रहा था, ऐसे ही कुछ भी बोलता है। दीप ने कहा, हाँ वो तो मैंने देखा। जानवी और अनिका गाड़ी के पास आई और अनिका ने दीप से कहा, चलें। दीप ने कहा, हाँ चलो, वैसे ही तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया है, बैठो गाड़ी में, वहाँ फोटोग्राफर भी वेट कर रहे हैं, उनका कॉल आ रहा है। वो चारों गाड़ी में बैठकर शूट के लिए निकल गए।